Hello, students. How are you? I hope you are doing very well and stay healthy and happy at your homes with your loved ones. So, students, in our previous video, we have studied about inductors and sorry, conductors and insulators, and in today's video, we are going to study about charging by induction. So, our first topic of this class is charging by induction. Uh, when we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of the negative charge on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. Thus, the pith ball is charged by contact. अगर हम किसी पिथ बॉल को इलेक्ट्रीफाइड जो प्लास्टिक रोड होती है उससे टच करते हैं तो जो इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रोड पे जो चार्जेज होते हैं वो पिथ बॉल पर चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस पर, और इससे पिथ बॉल चार्ज हो जाती है. कैसे हो जाती है? कॉन्टैक्ट में आने पर चार्ज हो जाती है. इट इज़ देन रिपेल्ड बाय द प्लास्टिक रोड बट इट अट्रैक्टेड बाय अ ग्लास रोड विच इज अपोजिटली चार्ज. और क्या करती है जो जब ये पिथ बॉल चार्ज हो जाती है तो ये फिर प्लास्टिक रोड से को रिपेल करती है क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव. और अगर हम दूसरी रोड लेके आए, ग्लास रोड लेके आए जिस पे अब जस्ट अपोजिट चार्ज है उस पर, अगर हम उसके पास लेके आते हैं पिथ बॉल को तो वो उसको अट्रैक्ट करती है. However, why electrified rod attracts light object in is a question we have still left unanswered. Let us try to understand what could be happening by performing the following experiment. Bring two metal spheres A and B supported on insulating stands into contact as shown in figure. मीन्स हम इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. क्या करते हैं कि दो मेटल स्फीयर्स को ले लेते हैं और अलग अलग स्टैंड्स पर रखते हुए, और bring a positively charged rod near one of the spheres, say a taking care that it does not touch the sphere. The free electrons in the spheres are attracted towards the rod. This leaves an excess of positive charge on the rear surface of sphere B. मीन्स क्या करते हैं, जब हम जो ये स्फेयर लिए थे, मेटल स्फेयर लिए थे, इसके पास अगर हम जब इलेक्ट्रीफाइड रोड को ले जाते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब हम इसको स्फेयर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो स्फेयर के पास वाला हिस्सा है जो रोड के पास है उस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा. और इसके जस्ट अपोजिट जो इससे दूर वाला हिस्सा है, मीन्स दूर कौन सा, जो स्फेयर पी का जो हिस्सा है वो दूर वाला हिस्सा, उस पर सेम अमाउंट में अपोजिट चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे. Both kinds of charges are bound in the metal sphere and cannot escape. दोनों तरह के चार्ज है वो मेटल स्पेयर्स में ही बाउंड है, वो बाहर नहीं जा सकते. दे देयरफॉर रिसाइड टू द सरफेस एज शोन इन फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है. द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए हैज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द राइट सरफेस ऑफ स्फेयर बी हैज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जैसा कि डायग्राम्स में दिखाया हुआ है कि जो स्फेयर ए का जो लेफ़्ट वाला जो हिस्सा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और स्फेयर बी का जो राइट वाला हिस्सा है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. However, not all the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of B. किस तरह से ये जो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कंप्लीट सरफेस में, मतलब ए स्फेयर ए के कंप्लीट सरफेस में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, एज द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए. Other electrons are repelled by these in a short time. Equilibrium is reached under the action of the force of attraction of the rod and the force is repulsion due to the accumulated charge. मीन्स क्या होता है, जब हम रोड को स्फेयर के
पास लेके जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अट्रैक्शन महसूस करते हैं उस रोड से, तो वो रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उसी तरफ स्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं, और बाकी जो हिस्सा रहता है उसको वो छोड़ देते हैं। मतलब जो पहले इक्विलिब्रियम में डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब हर जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट जो थे इलेक्ट्रॉन्स पूरे सरफेस में, वो कहाँ पे आ जाते हैं, लेफ़्ट साइड आ जाते हैं, जहाँ पे ये रोड को हम उसके कांटेक्ट में रखते हैं। Shows that the equilibrium situation, the process is called induction of charge and happens almost instantly। और ये जो इस तरह से जो चार्ज करने का जो तरीका है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंडक्शन, इंडक्शन बोलते हैं ऑफ चार्ज। The accumulated charges remains on the surface as shown till the glass rod is held near the sphere। If the rod is removed, the charges are not acted by an any outside force and they redistribute to their original neutral state। और जैसे ही हम इस रोड को वापस हटा देते हैं तो क्या करते हैं, जो चार्ज अलग अलग हो इकट्ठे हुए थे वो क्या करेंगे, अपनी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेंगे फिर से उस स्फीयर में और अपनी न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। सेपरेट द स्फीयर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस व्हाइल द ग्लास रोड इज स्टिल held near sphere A as shown figure 1.4c। The two spheres are found to be oppositely charged and attract each other। जैसा कि ये फिगर सी में दिखाया हुआ है कि अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों स्फीयर उसको थोड़ा सा हटा देते हैं एक दूसरे से और रोड्स को उन्हीं के पास रखते हैं, तो सेम चार्ज जो रहेगा कि स्फीयर ए पे नेगेटिव है और स्फीयर बी पे पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करेंगे कि इस रोड को हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तो स्फीयर ए पे नेगेटिव और स्फीयर बी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, पर इनकी जो पोजीशन होगी, जो चार्ज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज स्फीयर ए पे लेफ्ट साइड में थे वो स्फीयर एक पर ही रहेंगे और वो राइट साइड में आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी के राइट साइड में थे वो स्फीयर बी पर ही रहेंगे और वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। Remove the rod, the charges on the sphere rearrange themselves as shown figure 1.4d। Now separate the sphere quite apart, the charge on them get uniformly distributed over them as shown in figure 1.4e। और हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो दोनों स्फीयर है उनमें जो चार्ज हैं, मतलब स्फीयर ए और स्फीयर बी में जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। In this process, the metal sphere will each be equal and oppositely charged। This is charging by induction। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल स्फीयर है वो इक्वली चार्ज हो जाता है और अपोजिट इक्वली चार्ज रहते हैं, और उनमें जो चार्ज होता है वो अगर हम उनकी बात करें वो जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, दोनों स्फीयर्स में। और ये चार्जिंग का मेथड क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। The positively charged glass rod does not lose any of its charge, contrary to the process of charging by contact। When electrified rods are brought near light object, a similar effect takes place। The rods induce opposite charge on the near surface of the object and similar charge move to the further side ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या होता है, जब इलेक्ट्रीफाइड रोड को किसी लाइट ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करती है, कुछ वहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, जो अपोजिट साइन वाले चार्ज हैं, मतलब जो रोड पे जो चार्ज प्रेजेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट साइन वाले चार्जों को उस सरफेस पर अट्रैक्ट करेगी और वो इंड्यूस करेगी उस सरफेस पे, और जो सेम साइन वाले जो चार्ज होंगे जैसा कि उस रोड पे है और उस मेटल में उस सेम साइन वाले चार्ज होंगे तो उनको वो दूर हटा देती है।
दूर कर देगी और जो अपोजिट साइन वालों को अट्रैक्ट करेगी. This happens even when the light object is not a conductor. The mechanism for how this happens is explained later in section 1.10 and 2.10. The centers of two types of charge are slightly separated. We know that opposite charges attracts while similar charges repels. हम ये जानते हैं कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. However, the magnitude of force depends on the distance between the charges, and in this case the force of attraction outweigh the force of repulsion. As a result of particles like bits of paper or pithballs being light are pulled towards the rods. क्या होता है कि जो फोर्स ये however the magnitude of force depends the distance on the charges. जो फोर्स इनमें लगता है और उसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है कि उसके उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है. मतलब जैसे कि हम ये इलेक्ट्रीफाइड रोड को उस स्फेयर के मेटल स्फेयर के पास लेके जाते तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा. उनके बीच जो फोर्स लगता है जो भी मतलब अट्रैक्शन का फोर्स लगता है या रिपल्शन का फोर्स जो भी लगता है उस पर डिपेंड करेगा उनके बीच की डिस्टेंस पे. हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. हम कैसे मेटल स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बिना टच किए उसको. उसके करने के लिए क्या करेंगे हम जो मेटल स्फेयर है उसके पास हम इलेक्ट्रीफाइड रोड को लेके जाएंगे. कौन सी इलेक्ट्रीफाइड रोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होंगे. उस नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रीफाइड रोड को हम उसके पास लेके जाएंगे मेटल स्फेयर के पास. उससे क्या होगा जब उस इलेक्ट्रीफाइड रोड पर नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगी. तो उसमें मेटल्स में क्या करेंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी. और जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे फिगर बी में दिखाया हुआ इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सेकंड साइड रहती है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं क्योंकि वो जो इलेक्ट्रीफाइड रोड है वो सेम चार्ज को रिपेल करेगी. तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं इसको अर्थिंग कर देते हैं. इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चले जाते हैं ग्राउंड में चले जाते हैं और इस फेयर में क्या बचा रहेगा केवल पॉजिटिव चार्ज बचे रहेंगे. और इसके बाद हम उस रोड को इलेक्ट्रीफाइड जो रोड हम पास लेकर आए थे उसको हटा देते हैं. तो इससे जो इस फेयर में केवल और केवल ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे और नेगेटिव चार्ज इसमें से निकल जाएंगे. तो इस तरह से हम एक मेटल स्फेयर्स को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बिना उससे टच किए. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Charge की basic properties we have seen that there are two types of charge namely positive and negative and their effect tends to cancel each other. Here we shall now describe some of other properties of electric charge. हम पहले से जानते हैं कि दो तरीके के चार्ज होते हैं कौन कौन से जिनके नेम होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है अगर दोनों को एक जगह रख दिया जाए. तो यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जब पढ़ेंगे. इफ़ द साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम वी ट्रीट दैम एज पॉइंट चार्ज. All the charge contents of the body is assumed to be concentrated at one point in space. अगर हम बात करें कि जो चार्ज बॉडी है वो बहुत ही छोटी है. अगर दो चार्ज बॉडी ले लें और वो बहुत ही छोटी है कि उनके जो बीच की दूरी है उसके कंपैरिजन में वो जो चार्ज बॉडी है वो बहुत छोटी है. तो हम उसको जो चार्ज बॉडी है उसको पॉइंट साइज का मान सकते हैं. एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेज.
जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेज, मतलब चार्जों का एडिशन। वी हैव नॉट एज yet given a quantitative definition of a charge. We shall follow it up in the next section. We shall tentatively assume that this can be done and processed if a system contains 2-point charge Q1 and Q2. The total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. For example, charges add up to like real numbers, or they are scalar like the mass of a body. If a system contains n charges Q1, Q2, Q3 dot Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus plus Qn. The charge has magnitude but no direction, similar to the mass. However, there is one difference between mass and charge. Mass of a body is always positive, whereas a charge can be either positive or negative. Proper sign have to be used while adding the charges in a system. For example, the total charge of a system containing 5 charges plus 1 plus 2 minus 3 plus 4 and minus 5 in some arbitrary unit is plus 1 plus 2 plus minus 3 plus 4 plus minus 5 is equal to minus 1 in the same unit. मीन्स क्या है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी सिस्टम की बात कर लें कि उसमें एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, अगर उसमें दो चार्ज प्रेजेंट है Q1 एंड Q2, तो उनका जो टोटल अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ चार्जेज की, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए कि टोटल कितना चार्ज है, तो उनका अलजेब्रिक सम कर लेंगे Q1 प्लस Q2। अगर किसी सिस्टम में दो चार्ज है तो उसका अलजेब्रिक टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम में n चार्जेज हैं तो उनका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू n नंबर्स ऑफ चार्जेज। इनका जो अगर हम किसी सिस्टम में का टोटल चार्ज निकालते हैं तो सिंपली अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई सिस्टम में हम मान लेते हैं कि 5 ऑब्जेक्ट रखे हुए और एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है, हमें टोटल मास उस सिस्टम का टोटल मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि उन सब का टोटल करते जाते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का मास कितना, ऑब्जेक्ट 2 का मास कितना है, ऑब्जेक्ट 3 का मास कितना है। इसी तरह हम चार्ज के लिए भी एडिशन का यूज करेंगे। बस यहाँ पे जब एडिशन का यूज करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी, और जो यहाँ पे चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज क्या होता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी होती है। मतलब चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हम इसके प्रॉपर साइंस को यूज करते हुए एडिशन करेंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में 5 चार्ज है, +1 +2 -3 +4 एंड -5, तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेज होगा वो क्या होगा, हम इनका अलजेब्रिक सम कर लेंगे विद साइन, मतलब साइन के साथ साथ साइन को रखते हुए हम इनका सम कर लेंगे। तो इनका सम क्या होगा, +1 +2 एंड -3 +4 एंड -5, तो इनका सम क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से हम चार्जेज का मतलब किसी सिस्टम में टोटल चार्ज निकाल सकते हैं और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी उसकी वैल्यू होगी, चार्ज की वैल्यू होगी। चार्ज इज कंजर्व्ड। We have already hinted to the fact that when bodies are charged by the rubbing, there is transfer of electron from one body to other. No new charges are either created or destroyed. A picture of particles of electric charge enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gain in charge and other body loses. Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interaction among the body, charges may get redistributed, but it is
found that the total charge of isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed in a process. Sometimes nature creates charged particles. A neutron turns into a proton and an electron. The proton and electron thus created have equal and opposite charges, and the total charge is zero before and after the creation. मीन्स चार्ज जो सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की वो क्या है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, उनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि जब हम कोई भी दो चीज़ को आपस में रब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ना कि वो क्रिएट होते हैं। चार्ज उसमें क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है। और अगर हम तो हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो आइसोलेट सिस्टम की का टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। और जो उस सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो उसकी वैल्यू बिफोर होगी वही आफ्टर होगी। अगर हम बात करें कि अभी जैसे हम एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पर ये अब साइन में जस्ट अपोजिट रहता है। पर जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो अगर हम इनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल होता है। मीन्स बिफोर क्रिएशन भी जीरो रहेगा और आफ्टर क्रिएशन भी जीरो रहता है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का quantization experimentally it is established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. Thus charge Q on a body is always given by Q is equal to NE। मीन्स क्या कह सकते हैं, अगर किसी बॉडी पर n चार्ज हैं ऑफ मैग्नीट्यूड E के तो उसका कुल जो टोटल चार्ज होगा वो Q और किसके इक्वल होगा n इंटू ई। मीन्स ई मैग्नीट्यूड के n चार्ज है तो उस पर टोटल उस सिस्टम का चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू एन ई। मीन्स नंबर ऑफ चार्ज इंटू नंबर उसका मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे नंबर ऑफ चार्जेस से कि उस पर कितने चार्ज प्रेजेंट है। Where n is an integer positive or negative, this basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. By convention, the charge on an electron is taken to be negative. Therefore, charge on an electron is written as minus E and on a proton as plus E। जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। जो अगर जैसे कि हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे तो उसको माइनस ई से डिनोट करेंगे, और अगर हम प्रोटॉन का चार्ज लिखेंगे, एक प्रोटॉन का चार्ज लिखते हैं तो उसको प्लस ई से डिनोट करते हैं। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. There are a large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized, and quantization of charge was first suggested by experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 19
12. In the international system SI of units, a unit of charge is called a coulomb and is denoted by the symbol capital C. A coulomb is defined in the terms of unit of the electric current, which you are going to learn in subsequent chapter. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire of in 1 second if the current is 1 ampere. In this system, the value of the basic unit of charge is E. जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है। एक कूलाम्ब, अगर हम इसको डिफाइन करें कि एक कूलाम्ब किसके बराबर होगा, अगर हम तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सेकंड में फ्लो होने वाली अगर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड में किसी वायर के थ्रू फ्लो कराते हैं तो उसमें कितने चार्ज फ्लो होते हैं। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराने पर उसमें 1 कूलम्ब के इक्वल चार्ज उसमें फ्लो होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। मीन्स अगर हम एक कूलम्ब की बात करें तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फ्लो करा देंगे 1 सेकंड में 1 एम्पियर के करंट फ्लो कराने पर, और हम 1 से इसको डिवाइड कर देते तो 1.602192 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हम फ्लो करा देते हैं 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराने पर। Thus there are about 6 into 10⁻18 electrons in a charge of -1 coulomb. In electrostatics, charges of this large magnitude are seldom encountered, and hence we use smaller unit 1 micro coulomb. और ये जो कूलम्ब की अगर हम बात करें तो अगर हम 1 कूलम्ब में की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1/1.602192 इंटू 10⁻⁻19 मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब में। तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। तो हम किसका यूज करते हैं कि 1 कूलम्ब तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है, तो इसको माइक्रो कूलम्ब्स में हम यूज करते हैं, क्योंकि माइक्रो कूलम्ब स्मॉलर यूनिट हो जाती है कूलम्ब की कंपैरिजन में। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब, और 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम्ब। If the protons and electrons are the only basic charge in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. Thus, if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2 into E plus n1 into minus E is equal to n2 minus n1 into E. Since n1 and n2 are integers, their difference is also an integers. Thus, the charge on any body is always an integral multiples of E. Can be increased or decreased also in the steps of E. Means अगर हम कोई बॉडी ले लें उस पर n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और n2 प्रोटॉन्स हैं। यहाँ अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, उनके बस साइन जो रहते हैं वो अपोजिट रहते हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है उनका। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें कि वो उसकी वैल्यू ई के इक्वल है, तो प्रोटॉन की वैल्यू भी ई के इक्वल रहेगी, बस उसका जो साइन है उनका जो साइन है वो अपोजिट रहेगा। मीन्स प्रोटॉन का जो साइन है वो प्लस ई रहेगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस ई रहेगा। अगर किसी बॉडी पर n1 इलेक्ट्रॉन्स है और n2 प्रोटॉन्स है तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी क्या होगा, n2 इंटू प्लस ई एंड प्लस n1 इंटू माइनस ई।
n1 किसकी वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी, इसलिए हमने माइनस ई से मल्टीप्लाई किया उनके चार्ज के साइन के साथ, और n2 वैल्यू थी प्रोटॉन्स की, तो हमने प्लस ई के साथ मल्टीप्लाई किया। और हम इसको आगे सोल्व करते तो क्या आता है, n2 माइनस n1, और ई को हम कॉमन ले लेते हैं। मीन्स यहाँ पे जो n1 और n2 है ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमेशा इंटीजर में होंगे, और इनका डिफरेंस जो होगा, जब हम किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस निकालते तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। सो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज आल्सो इन द स्टेप, और इनकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर डिक्रीज करनी होगी तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर देंगे। अगर और इसकी वैल्यू बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें इंक्रीज कर देंगे। द स्टेप साइज E is however very small because at the macroscopic level we deal with charge of a few microcoulomb. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. The grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous. This situation can be compared with the geometrical concept of points as but is not continuous in reality, as many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. Many small charges taken together appears as a continuous charge distribution. At the microscopic level, one deals with charge that are enormous compared to the magnitude of charge E. Since E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 10 raised to power 13 times of the electronic charge. At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous value. Thus, at the microscopic level, the quantization of charge has no practical consequences and can be ignored. At the microscopic level, where the charges involved are the order of a few tens or hundreds of E, they can be counted. They appear in discrete lamps, and quantization of charge cannot be ignored. It is the scale involved that is very important. मीन्स क्या होता है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालते हैं तो 10⁻⁻19 होती है, तो हम नॉर्मल अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो एक नॉर्मल में तो हम एक दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टोटल चार्ज पर। अगर हम सेम में अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, मतलब बहुत ही उसमें अंदर घुसकर हम बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे लिए मायने रखती है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे लिए मायने रखेगी, जबकि हम नॉर्मल वे में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम इतनी वैल्यू नहीं रखती है। So this is the example based on if 10⁻⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Means एक सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम चाहिए 1 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 6.25 इंटू 10⁻, सॉरी जो
मीन्स फर्स्ट क्या किया, इन 1 सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में इन्होंने बता दी, इस क्वेश्चन में बताया हुआ कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करे, 10⁻⁹ और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मीन्स 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻9 कूलम। मीन्स कितना चार्ज मूव कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अगर हमें 1 कूलम हमें चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो 1 सेकेंड में इतना कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 कूलम से। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र कितने सेकंड में होगा, हम इसमें 1 कूलम से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। मीन्स इतनी इसकी वैल्यू आएगी। और अगर हम इनको कन्वर्ट करें किस में, ईयर्स में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट मिनट में कन्वर्ट करना होगा, तो सेकंड को मिनट में ट्रांसफ़र करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और मिनट को हॉर्स में ट्रांसफ़र करने के लिए फिर से 60 का डिवाइड करेंगे, तो 60 इंटू 60 3600 से डिवाइड कर दिया। और फिर हॉर्स की वैल्यू आ गई, और अगर हम हॉर्स की वैल्यू को काउंट करें तो हम डेज में काउंट करने के लिए 24 हॉर्स होते हैं 1 डे में, तो हम डे में निकाल सकते हैं। और कितने डे से मिलकर ईयर बनता है 365 से, तो 365 इंटू 24 इंटू 3600 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो टाइम की वैल्यू जो आती है वो ईयर्स में आ जाती है। तो एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितने ईयर्स का टाइम चाहिए, 198 ईयर्स। Thus to collect a charge of 1 coulomb from a body from which 10⁻⁹ electrons move out every second, we will need approximately 200 years. 1 coulomb is therefore a very large unit for many practical purposes. It is however also important to know what is roughly the number of electrons contained in a piece of 1 cubic centimeter of a material. A cubic piece of a copper of side 1 centimeter contains about 2.5 into 10⁻24 electrons. जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या बोला है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। मीन्स कप ऑफ वाटर है एक, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। लेट अस अस्यूम दैट द मास ऑफ 1 cup of water is 250 ग्राम, the molecular mass of the water is 18 gram, thus 1 mole equal to 6.02 into 10⁻23 molecules of water is 18 gram. Therefore the number of molecules in 1 cup of the water is 250 divided by 18 into 6.02 into 10⁻23 molecules present in the cup of water, where the 250 grams is the mass of the water. Each molecule of the water contains 2 hydrogen atom and 1 ऑक्सीजन एटम। और एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होते हैं कि 2 एटम्स तो होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। हैंस द टोटल positive and total negative charge has the same magnitude, so it is equal to 250 divided by 18 into 6.02 into 10⁻23 into 10, where 10 is the number of electrons and protons। and अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो उस ये 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज हो गया, 1.34 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज हो गया उसमें टोटल चार्ज। सो आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड like and share the video. Thank you very much.